एक बार आपने इक्वेशन बना लिया तो सारी चीजें इजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसी में दिक्कत होती है, सिर्फ उस कंडीशन को अच्छे से रीड करके हमें राइट डाउन करना होता है, लेकिन वहीं पे हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। सो आज के बाद ये गलती आपसे नहीं होगी, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि आज मैं वो सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ कि इक्वेशन कैसे बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व भी कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आज हम लर्न करेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मनीषा। टुडे वी विल लर्न प्रैक्टिस सेट 2.6। एक्चुअली आज हम प्रैक्टिस सेट 2.6 में कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स है, उन सभी का आज हम स्टडी करने वाले हैं और उनको अच्छे से लर्न भी करने वाले हैं। हाउ टू सॉल्व थ्योरेटिकल एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। एक्चुअली प्रैक्टिस सेट 2.6 बहुत ही ईजी है। आप अगर देखते हो तो सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना आता चाहिए। एक बार आपने इक्वेशन बना लिया तो सारी चीज़ें ईजी है, क्योंकि इक्वेशन बनने के बाद हम इजीली एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसी में दिक्कत होती है, तो वो इक्वेशन बनाना कैसे है वो मैं आज सिखाने वाली हूँ। अगर आप क्वेश्चन रिपीट करते हो तो आप मतलब कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसा है, कैसे इक्वेशन फॉर्म करने हैं, तो क्वेश्चन 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है, रीड करना है कि कंडीशन क्या हुई दी। एक्चुअली थ्योरेटिकल जो एग्जाम्पल रहते हैं ना, एग्जाम्पल्स, उसमें ही सारा आंसर दिया रहता है, उसमें सारी कंडीशन दी होती है। लेकिन करना क्या होता है, हमें सिर्फ उस कंडीशन को अच्छे से रीड करके हमें राइट डाउन करना होता है, लेकिन वहीं पे हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। सो आज के बाद ये गलती आपसे नहीं होगी। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि आज मैं वो सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ कि इक्वेशन कैसे बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व भी कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आज हम लर्न करेंगे इस वीडियो में। और हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 2.6 को। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कि मैं रीड करने वाली हूँ। मेरे पास 10 का बुक है उसमें से। सो देखिए, प्रैक्टिस सेट 2.6 में से फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years. Hence, is 84. Find her present age. क्या कहा है उन्होंने कहा है कि प्रगति नाम की एक स्टूडेंट है, या लड़की कह सकते हैं, गर्ल है, उसके एज जो है 2 years ago है और hence 3 years, और इन दोनों का प्रोडक्ट है 84। ये कंडीशन दी हुई है कि 2 years ago क्या रहेगा, 3 years रहेगा तो क्या रहेगा, ये हमें बताना है। लेकिन हमें अभी प्रेजेंट एज पता है क्या प्रगति की? नहीं। सो सबसे पहले हमें एज क्या है प्रगति की वो ढूंढना है। सो जैसे हमें एज पता चलेगी तो हम बता सकते हैं कि प्रगति की एज क्या है, क्योंकि उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति की एज जो है, प्रेजेंट एज, वो बतानी है। सो सबसे पहले जो कंडीशंस दी हुई है उस कंडीशन को हम लिख लेंगे, और प्रगति का प्रेजेंट एज पता नहीं है, इसके वजह से मैं उसको अज्यूम करूंगी और सपोज करूंगी x। बहुत ही इजी एग्जांपल है। लेट प्रगति's एज, नहीं तो प्रगति's एज, प्रगति's प्रेजेंट एज, प्रेजेंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रगति's प्रेजेंट एज बियर x। अभी प्रेजेंट एज 2x है तो 2 years ago क्या रहेगा, 2 years ago, मतलब कि अगो जब भी पहले, मतलब कि हमें क्या करना है, 2 लिखना है और x में से माइनस करना है, क्योंकि हम पहले का बता रहे हैं ना, इसके वजह से जब भी अगो ये शब्द आता है या बिफोर आता है तो हमें माइनस का यूज करना होता है। सो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, प्रगति's एज x माइनस 2 क्यों, क्योंकि 2 years ago हम बता रहे क्या था। सो hence 3 years के लिए क्या रहेगा फिर, therefore 3 years प्रगति's एज प्रगति's एज
x प्लस 3। देखो ये कंडीशन उन्होंने दी थी, हमने वो यूज कर ली। अभी इन्हीं कंडीशन उन्होंने क्या कहा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 84। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 84। सो सिंपली हम क्या कहेंगे, गिवन कंडीशन मतलब कि दी हुई कंडीशन से हम क्या करेंगे, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इक्वल्स टू 84। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर है 84। अभी दो ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट कैसे का सॉल्व करते हैं हम, फर्स्ट नंबर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, देन सेकेंड नंबर से उस ब्रैकेट को फिर से मल्टीप्लाई करना है। सो देखो मैं x से अगर x को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है x स्क्वायर, देन x से मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से तो 3x, देन माइनस 2x, माइनस 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो देन माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि माइनस 6 इक्वल्स टू 84। अभी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर माइनस है दूसरा प्लस है तो आंसर में भी आंसर माइनस ही आता है। सो हमें इक्वेशन मिल चुका है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 84। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3x 2x मतलब कि अगर मैं 3x यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस 2x है मतलब कि यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस साइन है। सो बड़े नंबर का जो साइन है प्लस है, इसकी वजह से प्लस x आंसर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मतलब कि ये इक्वेशन होने वाला है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 84। सो वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 84। अभी जो 84 उस साइड में हमें इस साइड लेके आना है। सो जैसे मैं 84 को इधर लेके आती हूँ तो माइनस 84 हो जाएंगे क्योंकि वो प्लस है। x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 84 इक्वल्स टू 0। देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 84, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएंगे और दोनों का एडिशन 6 प्लस 84 19 होते हैं। सो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड का यूज करना है उन्होंने कहा है कि हमें नहीं। फिर आप इस इक्वेशन में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। सो फिलहाल मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने वाली हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जो लास्ट नंबर है उसका क्या होना चाहिए, जो लास्ट नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेशन हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस 19 आनी चाहिए, सॉरी माइनस 90 आनी चाहिए और उनका अगर मैं उसी दो नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 1। फिर ऐसे कौन से नंबर है, सो इस नंबर है 10 9 कितने होते हैं 90। सो 10 9 90 और 10 और 9, अगर मैं 10 में से 9 माइनस करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 1। मतलब कि देखो इन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे ये आंसर मिलता है और उन्हीं दो नंबर्स का मैं अगर सब्ट्रैक्शन करूँ तो मुझे ये आंसर मिलता है। लेकिन आपको देखना है बीच में साइन क्या है, प्लस। अगर बीच में साइन प्लस है तो हमें हमेशा बड़े नंबर को प्लस साइन देंगे क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, फिर इन दोनों में से माइनस साइन किसको देनी है प्लस साइन किसको देनी, इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होता है तो बहुत बढ़िया, जिनके रूल्स बहुत अच्छे हैं जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरा स्पेशल वीडियो है, मैं हर एक वीडियोस में आपको बताती हूँ कि ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये जो रूल्स है वही, और उन्हीं रूल्स के यूज़ करके हम ये फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वह रूल्स अगर याद नहीं है तो आपको एक सिंपल ट्रिक यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर बीच में प्लस है और लास्ट में माइनस साइन है तो क्या करना है, फिर यहाँ पे किसे लिखना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको प्लस साइन देना है क्योंकि बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस आता है तो बड़े नंबर को हम माइनस साइन देते हैं। सो ये कुछ जगह पे ये लॉजिक अप्लाई होता है, सो हम वो अप्लाई करेंगे। सो इसको मैं प्लस से लिखने वाली हूँ और जो छोटा नंबर उसको मैं माइनस साइन देने वाली हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 10x, अभी इस x को, इस x जो है उस टर्म को हमें रिमूव करके उसकी जगह पे ये दोनों नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे x है इसकी वजह से मैं 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 यह लिखने वाली हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं दो के ग्रुप बना रही हूँ। सो
फर्स्ट जो पेयर है इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैं कॉमन लेती हूँ तो ब्रैकेट में x प्लस 10 बचता है, यहाँ पे -9। जैसे मैं -9 कॉमन लेती हूँ तो मुझे ब्रैकेट में x प्लस 10 मिलते हैं। और ये हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम ही आते हैं। अगर आपके सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ये हमेशा सेम आने चाहिए। सो फर्स्ट ब्रैकेट मुझे मिल चुका है x प्लस 10, सेकेंड ब्रैकेट है x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू -10 और x इक्वल्स टू 9। सो मुझे यहाँ पे x के दो वैल्यूज मिल चुके हैं। फर्स्ट वैल्यू है -10 और सेकेंड वैल्यू है 9 प्लस 9। सो आपको पता है एज जो रहता है वो कभी भी निगेटिव नहीं रहता है। सो इसके वजह से ये जो निगेटिव वैल्यू है वो मैं काउंट नहीं करने वाली, उसका यूज भी नहीं करने वाली हूँ। सो अनदर जो वैल्यू है पॉजिटिव, सो वो पॉजिटिव है, h पॉजिटिव रहता है, इसके वजह से वो मैं x इक्वल्स टू 9 ये लेने वाली हूँ। x इक्वल्स टू 9 मतलब कि प्रगति इज प्रेजेंट एज बियर 9 इयर्स, क्योंकि x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है और हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था x क्या है, प्रेजेंट एज है और x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमें जो प्रगति है उसका प्रेजेंट एज जानना था, इसकी वजह से। सो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ एज cannot be negative। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। So therefore x is not equals to 10। So इसके वजह से x equals to 9 में आंसर लेने वाली हूँ और लास्ट में आपको लिखना है therefore प्रगति is present age bear 9 years। ओके, सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था और यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है बहुत ही इजी था और हमने वो सॉल्व कर लिया है और उसका आंसर भी हमें मिल चुका है। इसी तरह से एग्जाम्पल है, बाकी रिमेनिंग एग्जाम्पल है, उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे x की वैल्यू हमें मिलती है तो हमारा आंसर कंप्लीट होता है और वहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो भी फिनिश होता है। सो इसी की तरह हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और जितने भी रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो सारे सॉल्व करेंगे। ओके, सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल अभी हम लर्न करेंगे। सो बिफोर दैट आई एम गोइंग टू रीड दिस एग्जाम्पल। Sum of squares of two consecutive natural even numbers is 244. Find the numbers। क्या कहा है? Sum of squares of two consecutive natural even numbers is 244। मतलब कि यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर ढूंढने हैं, लेकिन कैसे? इवन नेचुरल नंबर्स। एक्चुअली नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नेचुरल नंबर्स है, लेकिन उन्होंने कहा है इवन नेचुरल नंबर चाहिए। तो हमें यह समझना है कि इवन क्या है, ऑड क्या है। एक्चुअली ऑड इवन नंबर्स मतलब कि जो 1 2 1 3 5 7 नंबर्स है और ये नंबर्स जिनके पीछे आते हैं वो सारे ऑड नंबर, और 0 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर्स है और ये नंबर्स भी नंबर्स के पीछे आते हैं वो सारे नंबर्स क्या है? इवन है। सो इवन नेचुरल नंबर की कौन से है फिर? 2 4 6 8, मतलब कि इन्हीं नंबर्स का हमें यूज़ करना है। सो अगर हमें यहाँ पे हमें नंबर्स कौन से लेने यही पता नहीं, सो हमें क्या करना है? जो चीज़ें हमें पता नहीं उनको क्या अज्यूम करना है? x। ओके, अगर हम x अज्यूम करते हैं और फाइनली हमें x की वैल्यू मिलती है तो वो क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा। सो उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि दो इवन नेचुरल नंबर्स आपको लेने हैं और उनका स्क्वायर जो है, उनकी मतलब स्क्वायर करने के बाद उनकी वैल्यू मुझे मिलती है 244। सो वो दो नंबर्स कौन से हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ उसकी वजह से, let the required even natural number, required natural number क्या है? bear x and x plus 2। पता चला 2 क्यों दिया? क्योंकि इवन नेचुरल नंबर कहा है, इसकी वजह से यहाँ पे 2 दिया। फर्स्ट है x, so if first is x then we can consider x, second number is x plus 2। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा है
और जो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, वो भी हमने अज्यूम किए हैं x और x प्लस 2, और उन्होंने कंडीशन दी है therefore given कंडीशन क्या है, इन दोनों का स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 244। कितना है? 244। इन दोनों की स्क्वायर हमें लेनी है, ये गिवन कंडीशन है। इस कंडीशन का यूज करके हमें नेचुरल नंबर्स जो इवन नेचुरल नंबर से दो वो हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी है, इन दोनों का स्क्वायर्स लेना है और सॉल्व करना है। x स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे x प्लस 2 होल स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला कैसा है। यहाँ पे a मतलब कि x है और b मतलब कि 2। इसका मैं यूज करने वाली हूँ फॉर्मूला का। a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे 4 मतलब कि ये होने वाला x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके, इस फॉर्मूला का यूज करके मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 244। ओके, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर है मतलब कि इनकी एडिशन क्या होने वाली है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 244। अभी ये 244 प्लस है, अगर मैं इसको इस साइड में अगर भेजती हूँ 244 को अगर लेती हूँ तो वो माइनस हो जाएंगे। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244। अभी इनको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस 4 है माइनस 244 मतलब कि प्लस माइनस अपोजिट साइन है, बड़े नंबर की साइन बाहर लेनी है और उनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे वैल्यू मिलती है 240। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2 है, 4 है, 240 है, मतलब कि इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड करती हूँ मैं। जैसे मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे इक्वेशन मिलता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अभी मैं क्या करने वाली हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 120 आना चाहिए और एडिशन कितनी आनी चाहिए, 2। 12 10 लाख कितने होते हैं, 120। लेकिन प्लस माइनस साइन कहाँ लेनी है, मैंने पहले ही कहा था अगर बीच में प्लस साइन है इसका मतलब बड़े नंबर को प्लस साइन लेनी है और सेकंड जो बचता है उसे माइनस, क्योंकि लास्ट में माइनस साइन है इसके वजह से। इस 2x को मैं रिमूव करके ये दो वैल्यू लेने वाली हूँ, एक ये और एक ये। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे मैं दो की पेयर्स बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पेयर में से मैं x कॉमन लेती हूँ, x प्लस 12 माइनस 10 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो x प्लस 12 अगेन आई गॉट हियर। देखिए ब्रैकेट सेम मिल चुके हैं, एक ही बार मैं लिखती हूँ x प्लस 12 और सेकेंड ब्रैकेट है x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अगेन x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू 10। देखो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू दो मिल चुके, एक प्लस है और माइनस, x माइनस है। हमने जो नंबर्स लिए थे, लेट द रिक्वायर्ड इवन नेचुरल नंबर बी x। अभी देखो कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है, इवन नेचुरल नंबर चाहिए, और आपको पता है नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। इसके वजह से ये निगेटिव नंबर हम नहीं लेने वाले। फिर बचा कौन, 10 मतलब कि पॉजिटिव नंबर। जो पॉजिटिव नंबर्स का आंसर है x इक्वल्स टू 10, ये जो पॉजिटिव आंसर है वही हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर। यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ इवन नेचुरल नंबर
कैन नॉट बी negative. Okay, then x is not equals to -12, so therefore x equals to 10. ये रहा हमारा फाइनल आंसर। और लास्ट में आपको लिखना है लेट द रिक्वायर्ड इवन नेचुरल नंबर बी अ x, और x की जगह पे हमें लिखनी वैल्यू 10 एंड सेकेंड इवन नेचुरल नंबर बी x + 2, मतलब कि 10 + 2 = 12। ये दो सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखने हैं, और ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको भी मार्क्स देते हैं। 10th की जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम रहती है, एक्चुअली उस लास्ट स्टेटमेंट को हाफ मार्क्स देता है। सो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि वो भी लिखना इम्पोर्टेंट है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ओके, सो देखा आपने सेकेंड एग्जाम्पल भी कितना ईजी था। कंडीशन दी थी, उसी कंडीशन का यूज करके मैंने क्या किया, वैल्यू निकाली हुई है नेचुरल नंबर्स की, इवन नेचुरल नंबर्स की। ओके, सो इसी तरह थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो है उन्होंने हमें उसमें एक्टिविटी कह सकते हैं, एक्टिविटी दी है, बॉक्स दिए हैं बहुत सारे, और बॉक्स में हमें क्या करनी है, वैल्यू फिलअप करनी है। सो वैल्यू फिलअप करने के पहले हमें उस एग्जाम्पल को जानना है कैसे है, क्या है, उसमें कंडीशंस क्या दी हुई है, और उसका इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, और उसी के बेस पे हम उसी कंडीशन का यूज करके हम आंसर निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द ऑरेंज गार्डन of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of flow chart. मतलब कि नीचे दिए हुए फ्लो चार्ट का हमें यूज करना है आंसर सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, मतलब कि कॉलम में ट्रीज कितने हैं, x है। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड x। जैसे x मिलता है तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो वह हमें बताना है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अभी हमें पता नहीं है कि रो कितने हैं, रो में वैल्यूज कितने ट्रीज है ऑरेंज के, और कॉलम में कितने हैं, लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है कि रो में जो ट्रीज है वो है x, और जो कॉलम में है वो कितने हैं, रो से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 5। मतलब कि अगर मैं रो में कहती हूँ कि x ट्रीज है तो कॉलम में क्या रहेंगी, x + 5, मतलब कि जितने ट्रीज है उससे 5 ज़्यादा है। मतलब कि अगर पहले रो में 2 ट्रीज है तो सेकेंड जो कॉलम में कितने रहेंगे, 7, क्योंकि 2 में +5 होते हैं 7। सो यही कंडीशन उन्होंने दी हुई है। और अगर मैं ये पूरे जो ट्रीज उन्होंने लगाए हुए मिस्टर मधुसूदन ने, उनका अगर मैं कैलकुलेशन करती हूँ, उनकी एडिशन करती हूँ तो वो कितनी रहेंगी, 150। कितनी रहेंगी, 150। मल्टीप्लिकेशन या एडिशन आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देखो आप एडिशन भी कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। क्यों कहा मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रीज निकालूँ, यहाँ पे एक ट्री, यहाँ पे, सो अगर मैं ऐसे ट्रीज निकालती हूँ, सो देखो ये रो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसे रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन रहती है इसे कहते हैं कॉलम। सो हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने हैं, 1 2 3, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 2 3 4, कितने हैं, 4, और वर्टिकल जो कॉलम्स है वो कितने हैं, 1 2 3। देखो वर्टिकल में जितने हैं, मतलब कि कॉलम में जितने हैं उनका क्या किया मैंने, गिने 1 2 3, सो 3 लिखा नंबर्स, और रो भी गिने 1 2 3 4, गिनने के बाद मुझे नंबर्स मिला 4। अगर मैं 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 12। ओके 12। देखो अभी ये सारे नंबर्स का एडिशन और ये सारे ट्रीज का मैं एडिशन करती हूँ तो मुझे 12 नंबर्स मिलते हैं कि नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि 12 है। मतलब कि हमें यहाँ पे एडिशन के अलावा अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका आंसर इजीली मिल सकता है। मतलब कि एडिशन करो फिर आंसर निकालो, उससे ज़्यादा इजी है कि जितने कॉलम है उन कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करना है रो के साथ। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझे आंसर मिल जाता है। सो उसी तरह उन्होंने कहा है कि जो रोज है वो है x।
सॉरी उन्होंने कहा एक रो हम लेते हैं x, हम सपोज कर रहे हैं कि रो कितने हैं x है और कॉलम हम सपोज करेंगे उससे ज्यादा है, कितने ज्यादा है 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। सो x में सपोज करूंगी रो की वैल्यू और x + 5 में सपोज करूंगी कॉलम की वैल्यू, और जैसे मैं ये सपोज करूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ओके, let the trees in each row is x and the trees in a column is x + 5, x + 5। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होने वाला है 150, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मिस्टर मधुसूदन जो है उन्होंने ऑरेंज ट्रीज लगाए पर टोटल कितने लगाए 150 लगाए। सो इसकी वजह से मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या लेने वाली हूँ 150। जैसे मैंने अभी भी बताया आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे लिया मैंने, तो वही टेक्निक हमें यहाँ पे यूज करनी है। सो देयरफॉर गिवन कंडीशन इज x + 5 इक्वल्स टू 150। x से मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट को, अगर x से x मल्टीप्लाई करती हूँ तो x², अगेन x से 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5x इक्वल्स टू 150 प्लस 150। अगर मैं इस साइड लेती हूँ 150 को तो वो प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, -150 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल चुका है। सो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। सो डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने वाले हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड में अभी हमें मल्टीप्लिकेशन का ऐसे दो नंबर्स का करना है कि उसका आंसर जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उन दोनों नंबर्स का आंसर मुझे 150 मिलना चाहिए और एडिशन 5। सो ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे दो नंबर है 15 10 150। अगर मैं 15 प्लस लेती हूँ क्योंकि बीच में साइन क्या है प्लस है, और जो छोटा नंबर है उसे माइनस लेना है, मतलब कि फैक्टराइजेशन करने के समय मुझे दो नंबर्स लेने हैं 15 and 10। सो फर्स्ट नंबर प्लस और सेकेंड नंबर माइनस। सो इन दो नंबर्स का यूज करना है यहाँ पे x² + 15x - 10x - 150 इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे मुझे दो पेयर्स बनाने हैं। सो जैसे मैं दो पेयर्स बनाती हूँ तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आता है x कॉमन आता है। सो x × x + 15। देन सेकेंड पेयर में से मैं क्या था -10 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे बचता है x + 15 इक्वल्स टू 0। देखो दो ब्रैकेट सेम मिल चुके हैं। सो फर्स्ट मैं वो लिखती हूँ जो कॉमन है वो, देन x - 10 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे भी हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। सो x + 15 इक्वल्स टू 0 और x - 10 इक्वल्स टू 0, मतलब कि x इक्वल्स टू -15 और x इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू मिल चुकी है। जैसे कि हमने जो पहले दो एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उन सारे एग्जाम्पल में हमने सिर्फ प्लस नंबर का ही यूज़ किया है। सो यहाँ पे भी हम प्लस नंबर का ही यूज़ करेंगे। सो माइनस साइन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो निगेटिव है, वो वैल्यू नहीं ले सकते। सो इसकी वजह से x की वैल्यू है देयरफॉर x इक्वल्स टू 10। ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव, हम ऐसे कर सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 10, मतलब कि रो में कितने ट्रीज है 10। सो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर trees in a row इक्वल्स टू x और x की वैल्यू है 10, मतलब कि एक रो में 10 ट्रीज है एंड trees in a column इक्वल्स टू x + 5, 10 + 5 मतलब कि 15। सो देखो उन्होंने पहली कंडीशन में कहा था कि रो में जितने ट्रीज है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा कॉलम में है। सो
सो हमने कॉलम में उससे ज़्यादा निकाली, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 15 है। सो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है, हमें वैल्यू मिल चुकी है। सो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 150 का आंसर आपको मिलता है। सो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, सो थर्ड एग्जाम्पल जो था आपको फ्लो चार्ट दिया था। सो मैंने उस फ्लो चार्ट का यूज़ करके यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व किया। अभी ये सारे जो वैल्यूज हैं आप डायरेक्टली उस फ्लो चार्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट निकाला नहीं क्योंकि मैं आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझाना चाहती हूँ, सो इसकी वजह से। सो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह इजी है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present ages. क्या कहा है? विवेक इज ओल्डर देन द किशोर बाय 5 years. मतलब कि किशोर जो है उसका एज जो है हमें पता नहीं है, इसके वजह से हम प्रेजेंट एज किशोर का x लेने वाले हैं। और विवेक कैसा है? ओल्डर दैन द किशोर, मतलब कि विवेक बड़ा है किससे? किशोर से। और कितना बड़ा है? 5 साल से। अगर मैं किशोर का प्रेजेंट एज x लेती हूँ तो विवेक का कितना लेना है? x + 5, क्योंकि विवेक बड़ा है 5 साल से। किससे? किशोर से। अगर हम कंपेयर करते हैं तो मतलब कि किशोर छोटा है। देन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, अगर मैं उन दोनों के एज का रेसिप्रोकल लेती हूँ और उनका एडिशन करती हूँ तो वो मुझे मिलता है 1/6। ये क्या है? कंडीशन है। सो बहुत इजी है। किशोर का एज पता नहीं, इस वजह से x करेंगे, और विवेक का एज क्या कहेंगे? x + 5, क्योंकि वो बड़ा है 5 साल से। देन गिवन कंडीशन है कि उन दोनों के एजेस के रेसिप्रोकल लेना है इक्वल टू 1/6, और वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और उससे सॉल्व करने के बाद मुझे x के 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। और वी नो दैट एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज निगेटिव नहीं रहता है। सो इसकी वजह से हम पॉजिटिव जो वैल्यू है उसी का यूज़ करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 4, लेट द प्रेजेंट एज of Kishore be a x year and Vivek's age be a x + 5 years. Okay, therefore given कंडीशन क्या है इनके? रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं हम? 1/x, उनका सम 1/x + 5, इनका आंसर 1/6 है। इनको सॉल्व करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x + 5 से मल्टीप्लाई करना है 1 को। सो यहाँ पे x + 5 प्लस x से मल्टीप्लाई करना है 1 को x, एंड इन दोनों को मैं नीचे लिखने वाली हूँ। x × x + 5 = 1/6। x + x 2x + 5, x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x² प्लस x से 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5x = 1/6। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x² + 5x से मल्टीप्लाई करना है 1 को, मतलब कि ये वैल्यू चली जाएगी इधर और 6 मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, हो जाएंगे यहाँ पे। सो इसी को मैं लिख सकती हूँ 6 × 2x + 5, 6 × 2x + 5, और इधर 1 × x² + 5x। सो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वही वैल्यू मुझे मिल जाएगी। 6 × 2 मतलब कि 12x + 6 × 5 = 30 = x² + 5x। सो सारी जो टर्म्स है हमें एक साइड लिखनी है। सो x² + 5x, 12x अगर उस साइड में भेजती हूँ तो -12x एंड -30। इन दोनों को हमने उस साइड लिखा है और इक्वल टू 0। सो x² एज इट इज + 5x - 12x मतलब कि -7x
क्योंकि प्लस माइनस है मतलब कि सब्ट्रैक्शन होता है, और बड़ा नंबर 12 है उसकी साइन माइनस है, इसकी वजह से माइनस लिया। देन -30 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज। फैक्टराइजेशन मेथड हमें यूज करने के बाद यहाँ पे हमें x और x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, प्लस और माइनस। सो यहाँ पे -30 मतलब कि ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए 7 और मल्टीप्लिकेशन -30। सो -30 मतलब कि 10 3 लेकिन बीच में भी माइनस है नहीं, यहाँ पे भी माइनस है नहीं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को माइनस साइन देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था अगर बीच में माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस देना है, बीच वाले नंबर्स में प्लस है तो हमें बड़े नंबर को प्लस साइन देना है। अगर यहाँ पे अगर मुझे सेकेंड जो छोटा नंबर है उस पर मुझे अभी माइनस साइन देनी है क्या, नहीं। अगर मैं माइनस देती हूँ तो उनका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एडिशन। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर को मुझे क्या करना है, माइनस साइन देने हैं। सो 7x को स्किप करके हमें वो दो वैल्यूज यहाँ पे लिखने हैं, x² - 10x प्लस 3x - 30 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाने हैं, x में बाहर लेती हूँ, x - 10 प्लस 3 एंड x - 10 इक्वल्स टू 0। देखो दो ब्रैकेट्स नहीं मिल चुके हैं, सो मैं लिखने वाली हूँ एक ही टाइम पे x - 10 एंड सेकेंड ब्रैकेट है x + 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे x - 10 इक्वल्स टू 0 और x + 3 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू -3 and we know that h cannot be negative as I said। सो यही वही सेंटेंस में यहाँ पे लिखने वाली हूँ, therefore h cannot be negative, cannot negative। So x is not equals to -3, so therefore x equals to 10। कितना है, x equals to 10। So at the end आपको क्या लिखना है, the present age of Kishore Beer 10 years and Vivek's age Beer x + 5 मतलब कि 10 + 5 equals to 50 years। सो यहाँ पे हमारा 4th नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। सो आपने देखा कितना इजी है, सारे एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको अच्छे से लर्न करना है। मैं कैसे स्टेप बता रही हूँ, उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। और ये वीडियो आपको बार बार देखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से लर्न हो जाए, इस वजह से रिपीट करना है, बार बार देखना है। ओके, सो नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल नंबर 5 हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में उन्होंने क्या दिया है, कौन सी कंडीशन दी है, उन सारे कंडीशन का हम यूज़ करने वाले हैं और हम आंसर भी फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आई एम गोइंग टू रीड दैट एंड इट ऑल्सो इजीएस्ट क्वेश्चन, सो वी विल सॉल्व दैट टू। सो देखिए, Suyash scored 10 marks more in second test than that in the first test. 5 times the score of second test is the same as the square of the score in the first test. Find his score in the first test. So सुयश नाम का एक स्टूडेंट है, उसने टेस्ट सॉल्व किए होंगे स्कूल में। सो उनका कहना है कि सुयश को जो फर्स्ट टेस्ट थी उसमें मार्क्स मिले थे और सेकेंड टेस्ट में भी मार्क्स मिले थे। सो सेकेंड टेस्ट में जो फर्स्ट टेस्ट है उससे ज़्यादा मार्क्स मिले। कितने मिले, 10 मार्क्स ज़्यादा मिले। अगर मैं अज्यूम करती हूँ फर्स्ट टेस्ट में कितने मिले हमें पता नहीं, सो वही हमें फाइंड आउट करना है। सो इसके वजह से हम सपोज क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट में उसे x मार्क्स मिल चुके होंगे, तो सेकेंड टेस्ट में कितने होते हैं, x + 10, क्योंकि 10 ज़्यादा है। ये हुआ फर्स्ट। देन सेकेंड उन्होंने क्या कहा है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, मतलब कि जो सेकेंड टेस्ट का स्कोर है वो 5 टाइम्स बताना है, इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ये सेम बताना है फर्स्ट जो टेस्ट है उसके स्क्वायर के साथ। सो ये कंडीशन कैसे लिखनी है मैं बताती हूँ आपको। सो हम सबसे पहले लिखेंगे बोर्ड पे, जो पता नहीं वो चीज़ें हम एक साथ एज्यूम करते हैं। सो लेट Suyash first test score
नहीं तो फिर सुयश फर्स्ट टेस्ट मार्क्स इज, या बी कह सकते हो, बी एक्स। देयरफॉर इन सेकेंड टेस्ट ही स्कोर्ड कितने, x प्लस 10। फर्स्ट टेस्ट में कितने मिले थे, x, और सेकेंड टेस्ट में x प्लस 5। देयरफॉर गिवन कंडीशन क्या कहा, सेकेंड टेस्ट के मार्क्स 5 टाइम्स है और ये सेम है किसके साथ, फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के साथ, मतलब कि ये सेम है, इसे उन्होंने कंडीशन दी है। सो इस कंडीशन को हमें यूज करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सो सबसे पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी पूरे ब्रैकेट को, 5 मल्टीप्लाई x 5x प्लस 5, सॉरी यहाँ पे 10 है, 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से तो मुझे आंसर मिलता है 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो ये सारे जो नंबर्स हैं हमें एक साइड में लिखने हैं, नंबर्स और जो कांस्टेंट और वेरिएबल है। सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना है हमें और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। मतलब कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे आंसर चाहिए -50 और एडिशन करती हूँ तो -5। सो मैं यहाँ पे -10 5 लिख सकती हूँ क्योंकि 10 5 50 होते हैं, बीच में माइनस साइन है, इसकी वजह से बड़े नंबर को मैंने माइनस साइन दे दी है। सो -5x को स्किप करके मुझे ये दोनों नंबर्स लेने हैं। सो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी है, सो इसकी वजह से मैं आपको ये एग्जाम्पल सारे फैक्टराइजेशन मेथड से ही बता रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट इजी तरीके से आंसर लर्न कर सके। सो x स्क्वायर आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं दो के ग्रुप बनाती हूँ तो फर्स्ट ग्रुप से क्या कॉमन मिलता है x और सेकेंड ग्रुप से मुझे कॉमन मिलता है 5। और ये भी ध्यान रखना है हमेशा जो फर्स्ट पेयर है, मतलब कि x और -10x, ये फर्स्ट पेयर या सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर से हमेशा x ही कॉमन निकलता है। सो यहाँ पे अगर x कॉमन लेती हूँ तो बीच में क्या रहता है ब्रैकेट में x माइनस 10, यहाँ पे मैं +5 कॉमन लेती हूँ, x माइनस 10 अगेन इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट हम x माइनस 10 जो कॉमन ब्रैकेट है वो पहले लिख लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 10 और x equals to -5 and we know that मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू वो हमें यूज नहीं करनी है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वही हम यूज करेंगे। देयरफॉर मार्क्स कैन नॉट, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी नेगेटिव। सो x इक्वल्स टू -5 ये हम नहीं लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10। ओके, सो यहाँ पे सुयश को फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले 10। सो यहाँ पे हम लिख सकते देयरफॉर सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। ओके, उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले वही पूछा था, सो इसकी वजह से आंसर में मैंने उतना ही लिखा है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है ये। इसके बाद हम 6 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। 6 नंबर के एग्जाम्पल में उन्होंने क्या दिया है वो सारी चीजें हम लर्न करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर कासम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production of cost of each pot is ₹40 more than 10 times of total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is 600, find the production cost of one pot and number of pots he makes per day. मतलब कि कासम नाम का एक पर्सन है,
उसका छोटा सा बिजनेस है। बिजनेस क्या है? अर्थन पॉट बनाना। अर्थन पॉट मतलब कि मिट्टी के जो घड़े हैं वो बनाने का उसका बिजनेस है। सो एक दिन में कितने घड़े मटके बनाता है ये हमें फाइंड आउट करना है, और उस मटके की, एक मटके की कीमत कितनी है ये भी हमें बताना है। सो उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है सबसे पहले वो हम लर्न कर देखेंगे, और कंडीशन क्या दी है वो भी हम देखेंगे। जैसे हमें कंडीशन मिलती है तो हम सॉल्व करेंगे और आंसर भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, मतलब कि एक जो पॉट है, मतलब कि एक जो मिट्टी का मटका है उसकी कॉस्ट कितनी है? 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब कि अभी पॉट्स पता है क्या हमें कितने हैं? नहीं। सो हम क्या करेंगे कि वो जो कासम नाम का पर्सन है वो कितने घड़े बनाता है दिन में? एक मिट्टी के घड़े बनाता है एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं इसकी वजह से हमने एक्स किया। और उसकी जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है कितनी रहेंगी? 10 टाइम्स ज़्यादा रहेंगी जो घड़े बनाते हैं हम उससे, मतलब कि 10x प्लस 40, क्योंकि वो 40 क्या है? उसके प्राइस है। ओके, सो ये रहेंगी सेकेंड जो इंफॉर्मेशन है वो है हमें मिली हुई। देन इसके बेस पे हमें टोटल प्रोडक्शन, मतलब कि पूरे दिन में वो कितने कमाता है? 600। मतलब कि इन दोनों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का जो एक दिन में कितने बनाता है पॉट? x, मतलब कि x मल्टीप्लाई 10x प्लस 40। 10x प्लस 40 कहाँ से मिले? उसी इंफॉर्मेशन से। सो देखो हमें यहाँ पे लिखना है, लेट कासम makes exports in one day। एक दिन में कितने मटके बनाता है वो मिट्टी के? एक्स। प्रोडक्शन ऑफ वन पॉट इज, प्रोडक्शन ऑफ वन पॉट इज, प्रोडक्शन कितनी है? उन्होंने कहा 10 टाइम्स ज़्यादा है, किससे? एक्स से। और रुपीस क्या है? 40 रुपीज़। ये कंडीशन उन्होंने 40 रुपीज़ है, और एडिशन करनी है 10 टाइम्स ज़्यादा है जितने घड़े वो बनाता है। कितने घड़े बनाता है दिन में? एक्स। इसकी वजह से एक्स लिया, और 10 टाइम्स उन्होंने खुद कहा, इसकी वजह से 10 लिया। और 40 कहा, क्या कहा है उसने कि 40 रुपीज़ उन्होंने खुद दिया है, उसकी वजह से हमने 40 रुपीज़ यहाँ पे लिया है। सो इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम चाहते हैं टोटल प्रोडक्शन निकालना। टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल पॉट्स, मतलब कि वो वन दिन में कितने, एक दिन में कितने बनाता है मटके, और उसकी कॉस्ट कितनी है? उन्होंने दी हुई है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 600। सो इन दोनों का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। x मल्टीप्लाई 10x प्लस 40 इक्वल्स टू 600। देन x मतलब कि 10x स्क्वायर, क्योंकि x मल्टीप्लाई x स्क्वायर एंड 10x एज इट इज। यहाँ पे 40x एंड माइनस 600 प्लस 600 है, वो भी मैं इसी साइड में लेने वाली हूँ, तो वो माइनस 600। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, 40 है, 60 है, मतलब कि इस पूरे इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं 10 से डिवाइड कर सकती हूँ। अगर होता है तो डिवाइड करना ही चाहिए, क्योंकि आपके कैलकुलेशन इजी होते हैं फिर सॉल्व करने के लिए। डिवाइड बोथ साइड बाय 10। अगर 10 से मैं डिवाइड करती हूँ तो मुझे इक्वेशन मिलता है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मुझे मिलता है। देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे अभी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए -60 और एडिशन होनी चाहिए +4। सो ऐसे कौन से हैं? 10 6 बीच में प्लस है, इसकी वजह से बड़े नंबर को प्लस और छोटे नंबर को माइनस साइन हम लिखने वाले हैं। और 4x को स्किप करके हमें लिखना है, और रिमूव करके उसके रिप्लेस करके उसकी जगह पे 10 और 6 हमें ऐड करने हैं। x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पेयर बनाती हूँ मैं
सबसे पेयर से हम सबके पहले जो पेयर है उससे हम x कॉमन लेते हैं, x प्लस 10 माइनस 6 अगेन x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 10 और x इक्वल्स टू 6। सो निगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते हैं, सो इसके वजह से हम यहाँ पे प्लस वैल्यू लिखने वाले हैं क्योंकि जो वैल्यू रहती है वो निगेटिव नहीं रहती हमेशा। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ पे हमें एट द लास्ट सेंटेंस लिखना है मिस्टर कासम मेक्स 6 pots in वन डे, मतलब कि एक दिन में वो कितने पॉट्स बनाता है 6 एंड प्रोडक्शन ऑफ 1 pot इन 1 डे क्या है। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं वो प्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे ऑप्शन 1 pot in 1 day is 10x plus 40, x की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई हो जाएंगी 6 plus 4, 10 मल्टीप्लाई 6 मतलब कि 60 plus 40 इक्वल्स टू 100। सो एक मट यहाँ पे 100 वैल्यू मिल चुकी है, मतलब कि एक मटके की वैल्यू कितनी है 100 है। अगर आप चेक करना चाहते हो आपका आंसर सही है कि नहीं तो आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा कि एक दिन में जितने मटके वो बनाता है उन सारे मटकों की कीमत कितनी थी 600। सो एक दिन में वो कितने मटके बनाता है 6। अगर आपको 6 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करते हो तो 600 आपको वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या कंडीशन है वो भी हम चीजें देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of water current. क्या करना है, वाटर करंट की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है और उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी हुई है, इंफॉर्मेशन क्या दी है कि प्रतीक को 8 आवर्स लगते हैं ट्रैवल 36 जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने के लिए, लेकिन वो किससे जा रहा है, बोट से जा रहा है और बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वह है 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर 2 पॉइंट समझ लो, यहाँ पे P है और Q है। सो जो प्रतीक है वो पॉइंट P से Q तक जाने वाला है बोट से और फिर से रिटर्न वापस आने वाला है। सो जाकर आने में उसी पॉइंट तक उसे कितना वक्त लगता है 8 आवर्स और डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। सो यहाँ पे हमें वाटर करंट का जो स्पीड है वो निकालना है। सो इसके वजह से मैं यहाँ पे वाटर करंट ऑफ स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x ऐसे लेने वाली हूँ। देन क्योंकि जो चीज़ें पता नहीं उसी को हम एज्यूम करते हैं x, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। देन हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अभी उन्होंने इन्फॉर्मेशन में हमें डाउन स्ट्रीम ये वर्ड आया है। डाउन स्ट्रीम मतलब कि क्या, अगर डायरेक्शन पानी का इस साइड में है, P से लेके Q है, इसका मतलब वो बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है। सो इजीली हम जा सकते हैं, लेकिन उसी बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन के मतलब वापस आती है तो थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि जो पानी है वाटर है उसकी डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन अगर उसी साइड से हम अपोजिट आते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है आने के लिए पानी का, क्योंकि बहाव जो पानी का प्रवाह जो रहता है डायरेक्शन वो अपोजिट होता है इसकी वजह से। सो डाउन स्ट्रीम और जो हम वापस आते हैं उससे हम एक्चुअली अपस्ट्रीम कहते हैं। जब भी डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम ऐसे वर्ड्स आते हैं तो क्या करना पड़ता है, जो स्पीड ऑफ बोट रहती है वहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है, जो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड है 12 किलोमीटर उसके साथ वाटर करंट का भी लेना होता है। लेकिन यहाँ पे वाटर करंट का स्पीड पता ही क्या नहीं। सो इसके वजह से हम x लेंगे, मतलब कि 12 प्लस x हो जाएगा। और अपस्ट्रीम मतलब कि वो रिटर्न भी आ रही है ना, जो बोट है वो रिटर्न भी आ रही है, इसके वजह से हमें अपस्ट्रीम का भी स्पीड लेना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
और अपस्ट्रीम ये वर्ड आप डाल सकते हो वहाँ पे। तो क्या लेना है 12 माइनस एक्स, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन से वापस आ रही है, इसकी वजह से हम माइनस लेते हैं। सो उसी चीज़ों को हम यहाँ पे अभी ड्रॉ करने वाले हैं, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। सो सबसे पहले जैसे मैंने कहा हमें पता नहीं है स्पीड ऑफ वाटर करंट, इसकी वजह से हम उसे एज्यूम करेंगे एक्स। स्पीड ऑफ वाटर करंट नियर x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ओके, सो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रहा तो मैंने क्या कहा था 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर लेना है। ओके, सो एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम is 12 minus x किलोमीटर पर आवर। ओके, और अभी क्या कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, कंडीशन दी है उन्होंने। कंडीशन क्या दी है, देखो यहाँ पे मैं बोट निकालती हूँ, ये पानी है, ये पूरा डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, पॉइंट P है, Q है, यहाँ पे छोटी सी बोट है। ओके, और ये बोट इस तरफ जा रही है, मतलब कि डाउनस्ट्रीम, और बोट की स्पीड स्टील वाटर में कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो स्टील वाटर में है, हमें करंट वाटर के साथ निकालनी, क्योंकि वो जा रही है ना, इसकी वजह से स्टील वाटर पता नहीं, इसकी वजह से सॉरी वाटर करंट पता नहीं स्पीड उसका, इसकी वजह से एक्स लिया। लेकिन बोट यहाँ से जा रही है और फिर से वापस भी आने वाली है, जहाँ से निकली वहीं पे वापस आई है, मतलब P से लेके Q, Q से लेके P, फिर से वापस आ रही है। सो ये हमें निकालना है, मतलब कि हमें क्या करना है, जाने का वक्त प्लस आने का, इन दोनों की क्या करना है, एडिशन। सो गिवन कंडीशन यहाँ पे लिखनी है फ्रॉम P to Q प्लस फ्रॉम Q to P, स्पीड ऑफ बोट। ओके, स्पीड ऑफ बोट फ्रॉम P to Q एंड एडिशन Q to P कितना है 8 आवर्स। कितना टाइम लगता है इसके सभी के लिए 8 आवर्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, सो फ्रॉम P to Q कितना वक्त लगता है 1/12 प्लस x, इनका रेसिप्रोकल लेना है, प्लस क्योंकि इनकी एडिशन करनी है 1/12 माइनस x इक्वल्स टू 8। सो यहाँ पे गलती से मैंने 1 लिखा, एक्चुअली 36 लिखना है। 36 क्यों लिखना है, और मैंने वो चीज़ें रेसिप्रोकल और अपॉन में क्यों ली, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में क्यों लिखी, उसके पीछे भी रीज़न है, आपको पता है। इसका आंसर क्या है 8 आवर्स। कितना वक्त लगता है 8 आवर्स, और हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन टाइम दिया हुआ है, निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। सो इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इसकी वजह से डिस्टेंस कितना लगा 36 किलोमीटर, इसकी वजह से मैंने 36 किलोमीटर ऊपर लिखा है, स्पीड नीचे लिखा है, और टाइम एट द एंड लिखा है। ओके, और इन दोनों की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की क्या ली है, एडिशन, क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि जाने का वक्त, जाने का स्पीड और आने का स्पीड, इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन। सो इसकी वजह से मैंने एडिशन बीच में ली है। पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 36 से, डिवाइड बोथ साइड बाय 36, मतलब कि 1/12
12 प्लस एक्स 1/12 माइनस एक्स। पता चला मैंने 36/12x क्यों लिखे हैं, 8/36। 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। सो यहाँ पे 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/9। सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेती हूँ। 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स एंड 12 प्लस एक्स इक्वल्स 2/9। सो माइनस एक्स प्लस एक्स गेट कैंसिल। अगर मैं ये ब्रैकेट यहाँ से हटा देती हूँ तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 24 अपॉन इनका क्या हो जाएगा 12 12 ये हो जाएंगे एक्स 144 माइनस एक्स स्क्वायर। 144 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर नंबर सेम रहे ब्रैकेट में, सिर्फ माइनस और प्लस बीच में रहा तो उसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 12 का स्क्वायर 144 और एक्स है माइनस साइन एज इट इज और एक्स का क्या लिया स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9। आपको याद रखना है यहाँ पे फॉर्मूला वो जो ऊपर लिखा है वो हमने यूज किया है। सो 24/144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9। इनका फिर से हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, उन दोनों का हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लेती हूँ 24 × 9 इक्वल्स टू 2 × 144 × एक्स स्क्वायर। ओके, 24 × 9 मतलब कि 266 और 2 से अगर मैं 144 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 288, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 माइनस 2x स्क्वायर। इस पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 मतलब कि यहाँ पे 108 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 2 4 ज़ा मतलब कि 144 एंड अगेन ए स्क्वायर। ओके, सो ये इक्वेशन मुझे मिल चुका है। सो अभी इसको मुझे एक ही जगह पे लिखना है, ये सारे नंबर्स एक साइड में। सो सबसे पहले मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आती हूँ, माइनस के प्लस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 108 माइनस 144 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलने वाली है एक्स स्क्वायर और 144 में से अगर 108 में माइनस करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 36। सो यहाँ पे माइनस 36 इक्वल्स टू 0, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है इसकी वजह से माइनस। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 मतलब कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। एक्स के दो वैल्यूज मिल चुके हैं प्लस भी माइनस में। सो हमें x के अगर दो वैल्यूज मिलते हैं तो हमें हमेशा प्लस वैल्यू जो है वही यूज करनी होती है। मतलब कि स्पीड ऑफ बोट इन वाटर करंट इज 6 km/h। क्या था 6 km/h। इसमें से जो माइनस है वो नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड ऑफ वाटर कैन नॉट बी नेगेटिव एंड x इक्वल्स टू 6। जो लास्ट वाला मैंने सेंटेंस आपको अभी अभी बताया वो स्टेटमेंट में लिखना है एट द एंड। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें क्या कहा है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दैट क्वेश्चन। Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, Pintu takes 6 days more than the Nishu. निशु और पिंटू है। निशु को अगर कुछ काम करने के लिए वक्त लगता है तो उससे 6 गुना ज़्यादा, मतलब कि अगर निशु को एक काम करने के लिए 5 दिन लगते होंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे 6 डेज, मतलब कि निशु को पिंटू को कितने दिन लगेंगे 6 डेज ज़्यादा, मतलब कि 11 डेज। सो ऐसे उन्होंने कंडीशन दी हुई है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है
निशु को सर्टन वर्क करने के लिए कितना वक्त लगता है, कितने डेज लगते हैं, ये कुछ बताया है क्या? नहीं, इसकी कुछ आइडिया भी नहीं दी हुई है और इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। सिर्फ बताया है कि जितना वक्त निशु को जितने डेज निशु को लगते हैं उससे 6 डेज ज़्यादा लगते हैं पिंटू को। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और कंडीशन उन्होंने क्या दी है, देखो हम देखते हैं। कंडीशन है अगर उन्होंने अलग अलग काम किया तो कितने दिन लगेंगे एक काम करने के लिए, ये उन्होंने हमें पूछा है। और एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर एक काम वो दोनों मिलके करते हैं तो उसी काम को वो 4 दिन में फिनिश करते हैं। सो मतलब कि यहाँ पे निशु का जो वर्क रहेगा वो कम रहेगा, पिंटू को ज़्यादा रहेगा। और इन दोनों के जो डेज रहेंगे टोटल वो रहेंगे 4 डेज, क्योंकि ये दोनों ने साथ मिलके काम किया है। सो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन का यूज़ है, कंडीशंस है, इन सभी का यूज़ करके हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें एक्स और एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद पूरा एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है। हमने फैक्टराइजेशन मेथड पूरे प्रैक्टिस सेट 2.6 में यूज़ की है। सो अब आप भी फैमिलियर हो चुके हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड एग्जैक्टली है क्या, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ मेथड। सो हम ये सारी चीज़ें आज लर्न करेंगे इस एग्जाम्पल में। सो एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसका आंसर भी लिखा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लिखा है। उसके बाद का जो है मैं वो खुद आपको एक्सप्लेन भी करूँगी और यहाँ पे बताने भी वाली हूँ। सो देखिए मैंने क्या लिखा है, लेट निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट द वर्क। क्या कहा है, कितना वक्त लगता है, x डेज to complete the work and Pintu takes x plus 6 days to complete the work। अभी यहाँ पे हमें निशु को कितने डेज लगते वो पता नहीं था, एक्चुअली वही हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वजह से हमने सपोज किया x किया और 6 डेज ज़्यादा लगते हैं पिंटू को। इसकी वजह से जो जितना डेज इससे लगते हैं उसमें हमने ऐड क्या कर दिया 6। सो इसकी वजह से यहाँ पे हमने x plus 6 डेज लिखे हैं। सो ये 2 सेंटेंस लिखने के बाद हमें लिखना है वर्क डन बाय निशु इन 1 डे, मतलब कि एक दिन में निशु कितना काम करता है ये हमें निकालना है। सो आप देखो 1/x ही क्यों लिखा, सिंपली x क्यों नहीं लिखा। सो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है अगर आपको एक काम करने के लिए कुछ 10 दिन दिए हैं तो आपको उस काम को 10 दिनों में इक्वली डिवाइड करना है और उसी डिवाइड जितना किया है उतना ही काम आपको करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 दिन है तो मुझे कुछ काम दिया है तो मैं क्या करूँगी 10% पहले दिन, 10% मेरा वर्क दूसरे दिन, 10% तीसरे दिन, ऐसे 10 करके मेरे लास्ट डे तक मैं मेरा वर्क कंप्लीट करूँगी। सो उसी तरह से यहाँ पे भी हमने किया है। सो यहाँ पे हमें डेज पता नहीं है और डेज में उसने कितना काम किया 1। सो हमें पता नहीं है, इसकी वजह से हमने x लिखा है। x डेज में उसने 1 जो है वर्क कंप्लीट किया है। सो वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे। सो अभी पिंटू का जो डेज है वो भी पता नहीं, इसकी वजह से x plus 6 है यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ। सो इसकी वजह से यहाँ पे 1 x plus 6 डेज में से 1 वर्क उसने किया हुआ है। सो इसकी वजह से मैंने 1/x और 1/x plus 6 लिखा है। सो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में भी, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं जल्दी में x ही लिखते हैं और x plus 6 लिखते हैं। अगर आपने यहाँ पे फ्रैक्शन में ये दोनों नंबर्स नहीं लिखे तो आपका आंसर गलत होता है, ये भी ध्यान रखना है। देन उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है इफ दे वर्क टुगेदर दे कंप्लीट दैट सर्टन वर्क्स इन 4 days। सो इसके वजह से मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है बट टुगेदर दे कंप्लीट वर्क इन 4 days, मतलब कि वो दोनों साथ मिलके वही काम 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं। सो वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम इन 1 day, और वो दोनों अगर एक काम करते हैं
तो अभी देखो यहाँ पे डेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि हमारे पास डेज कितने हैं पता नहीं, और जो वर्क है वो हम इक्वली हम डिवाइड करते हैं सारे दिनों में। सो यहाँ पे डेज कितने थे पता नहीं, इसकी वजह से हमने एक्स डेज लिखे और उसमें से उनने 1 वर्क किया है, सो 1 पार्ट ऑफ वर्क किया है। सो यहाँ पे हमें डेज पता है, कितने डेज है, टोटल डेज 4। सो इसके वजह से टोटल डेज जितने हैं वो मैंने नीचे लिखे और उसमें से 1 पार्ट उसने 1 डे का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया। इसकी वजह से ऊपर मैंने क्या लिखा है, 1/4। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी है कि इन दोनों ने साथ मिलके काम किया है और वो भी 4 दिनों में किया है। सो इसके वजह से यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे भी मैंने लिखा है 1/x + 1/x + 6 = 1/4। ये नंबर्स मैंने साथ, इन दोनों का मैंने एडिशन किया है क्योंकि काम दोनों ने मिलके किया है, पिंटू और निशु ने। सो इसके वजह से निशु ने जितना काम किया एक दिन में उतना, देन पिंटू ने जितना काम किया एक दिन में, उनका एडिशन किया और = 1/4 मैंने लिख दिया है। क्योंकि एट द एंड अगर वो अलग अलग काम करते हैं तो कितना वक्त उनको लगता है ये मुझे निकालना है, इसकी वजह से। सो अभी यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x + 6 से मल्टीप्लाई करूँगी 1, मतलब कि x + 6 और x यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगे और उन्हीं दो नंबर्स का मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन = 1/4। सो x + x 2x + 6 एज इट इज़, x से मल्टीप्लाई करूँगी ब्रैकेट को तो x × x हो जाएंगे x² एंड x × 6 मतलब कि 6x = 1/4। अभी फिर से यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि इस 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना है 2x + 6 को और x² + 6x को मल्टीप्लाई करना है 1 से। सो अगर मैं इनको मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो देखो 2 मैंने वैसे ही लिखा है। सो x² + 6x, 4 × 2 = 8, सो 8x प्लस एज इट इज 4 6 = 24। सो वेरिएबल और कांस्टेंट हमें एक साइड लिखने हैं। सो मैं सारे वेरिएबल और कांस्टेंट एक जगह पे लिखने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं x² + 6x - 8x - 24 = 0। x² - 2x, 6x है - 8x है। 8x बड़ा नंबर है और प्लस माइनस साइन इसकी वजह से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा -2x - 24 = 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे अभी मिल चुका है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे मैंने कहा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। मतलब कि अगर मैं ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन -24 आनी चाहिए और उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मुझे मिलनी चाहिए -2। सो ऐसे कौन से नंबर है, ऐसे नंबर है 6 4 = 24। लेकिन माइनस साइन कहाँ पे लिखनी है, मैंने पहले ही कहा है अगर माइनस साइन मिडल टर्म में है तो इसकी वजह से मुझे जो बड़ा नंबर है दोनों में से उस नंबर को माइनस साइन देनी है। सो यहाँ पे सेंटेंस ये जो 2x है उसको रिप्लेस करके मैं ऐड करूँगी x² - 6x + 4x - 24 = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, x। सो x - 6 + 4x - 6 = 0। दो ब्रैकेट मुझे कॉमन मिल चुके हैं। सो एक ही बार मैं लिखने वाली हूँ x - 6 = 0 और x + 4 = 0। मतलब कि x = 6 और x = -4। बट वी नो दैट दिस कैन नॉट बी निगेटिव। सो यहाँ पे लिखना है therefore this कैन नॉट बी निगेटिव। आपको निगेटिव वर्ड लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं, इसकी वजह से मैंने सिंबल में लिखा है x is not equals to -4, therefore x equals to 6। मतलब कि अगर कुछ काम करना है निशु को तो निशु को कितना वक्त लगेगा, 6 डेज एक काम करने के लिए। लेकिन वही काम अगर पिंटू करता है तो उसे कितना वक्त लगेगा, सिंपली हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। 6 + 6 मतलब कि 12। मतलब कि अगर पिंटू को निशु को 6 डेज लगते एक काम करने के लिए तो उसी काम को पिंटू को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 12 डेज। ओके, सो ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है और ये दो सेंटेंस है एट द एंड आपको लिखने हैं। वहाँ पे जगह नहीं इसकी वजह से मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको लिखने हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो कंप्लीट होता है और हम
अभी नेक्स्ट जो 9 नंबर का क्वेश्चन है अभी वो सॉल्व करेंगे, वो भी इसी तरह बहुत ही इजी है। उसका भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तो उसके बाद हमें आंसर भी मिल जाएगा। सो वो भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 460 इज डिविडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। सो यहाँ पे क्वोशिएंट एंड डिवाइजर हमें फाइंड आउट करना है, डिविडेंड हमें दिए हुए हैं। सो हम सबसे पहले क्वोशिएंट किसे कहते हैं, डिवाइजर क्या है, ये सारी चीजें लिखने वाले हैं। सो यहाँ पे रहता है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, यहाँ पे रहता है क्वोशिएंट और नीचे रहता है रिमाइंडर। सो हमें डिविडेंड दिया है 460, डिवाइजर नहीं दिया है, इसके वजह से हम x कहेंगे। देन उन्होंने कहा है, क्या कहा है, वो एक कंडीशन उन्होंने दी हुई है हमें कि डिवाइजर कैसा है, 6, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, मतलब कि 5 टाइम्स अगर डिवाइजर है तो उससे 6 टाइम्स ज्यादा है क्वोशिएंट, एंड रिमाइंडर दिया है 1, क्या दिया हुआ है 1, और फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। सो इसके बेस पे हमें आंसर फाइंड आउट करना है। सो आपको पता है, क्या पता है हमें, इसका फॉर्मूला। सो सबसे पहले जो चीजें दी हुई है एज इट इज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो क्वोशिएंट इक्वल्स टू, क्वोशिएंट का क्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको पूरा वर्ड लिखना है, क्वोशिएंट इक्वल्स टू 5x + 6, डिविडेंड इक्वल्स टू 460, डिवाइजर है x और रिमाइंडर है 1, और हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड है 460, डिवाइजर है कितना x, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट है 5x + 6 + 1। अभी इस पे से हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 460 एज इट इज, x से मल्टीप्लाई किया तो 5x² + 6x + 1। सो ये सारे नंबर्स हम एक जगह पे लिखेंगे, 5x² + 6x - +1 - 460 = 0, मतलब कि यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है 5x² + 6x एंड -459 = 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है, 5 × 459, जो आंसर आएगा उस आंसर को हमें लिखना है। अगर मैं 459 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 × 5 = 45, 4 5 × 25, 25 + 4 29, 5 4 = 20, 20 + 2 22। ओके, 2295 ये आंसर है। मगर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे 2295 मिलना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसका आंसर 6 आना चाहिए अगर मैं एडिशन करती हूँ तो। ऐसे कौन से नंबर है, ऐसे नंबर है 45 एंड 51। एक बार हम करके देखते हैं, 51 × 45। अगर आप ये सॉल्व करते हो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सो 45 51 बीच में साइन प्लस है, इसके वजह से बड़े नंबर को साइन प्लस आती है और छोटे नंबर को माइनस। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5x² - 45x + 51x - 459 = 0। आपको देखना है, इस बार मैंने प्लस जो बड़ा साइन है वो पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सामने 5 है, यहाँ पे 45, इनमें से 5 में कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं 51 यहाँ पे लिखती हूँ तो वो कॉमन नहीं ले सकती, इसके वजह से। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि सामने कौन सा नंबर होना चाहिए और कौन सा नहीं। सो इसके बीच में से मैं 5x कॉमन निकाल सकती हूँ। सो बीच में x - 9, यहाँ से 51, देन x - 9 = 0। सो फर्स्ट ब्रैकेट मुझे मिलता है x - 9, सेकेंड ब्रैकेट मिलता है 5x + 51 = 0।
x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे मुझे मिलता है x इक्वल्स टू माइनस 51/5। आपको पता है आंसर कभी भी हम नेगेटिव वाला लेते नहीं है, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। सो यहाँ पे डिवाइजर हमें मिल चुका है। डिवाइजर क्या है? 9। डिवाइजर है 9, डिवाइजर की वैल्यू है 9 और उन्होंने हमें क्वेश्चन भी पूछा था। सो क्वेश्चन इक्वल्स टू 5x प्लस 6, 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 क्या होता है? 9 5 45 प्लस 6 मतलब कि 51। आंसर क्वेश्चन क्या है? 51 और डिवाइजर है 9। सो यहाँ पे मुझे डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। सो आप बोर्ड पे देख सकते हो कितना इजी। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि डिवाइजर कहाँ पे लिखते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, क्वेश्चन कहाँ पे रहता है, रिमाइंडर कहाँ पे रहता है, सो इसकी वजह से मैंने ये यहाँ पे लिख के दिया। ये आपको अगर ध्यान रहा और उसके बाद ये फॉर्मूला, ये दो चीजें सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पूरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। सो हम बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट जो एग्जाम्पल है उसके सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो ब्लैंक्स हमें फिलअप करने हैं। सो इसकी वजह से वो पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ और वो आपको बोर्ड पे समझा के देने वाली भी हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर trapezium ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD and its area is 33 cm square. From the information given in the figure, find the length of all sides of trapezium ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. उन्होंने एक ट्रापेजियम दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ वैल्यूज उन्होंने फिगर में दी हुई है और फिल इन द ब्लैंक्स हमें दी हुई है और उन ब्लैंक्स में हमें वैल्यू पुट अप करनी है। सो आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने एक ट्रापेजियम निकाला हुआ है और यहाँ पे आधा ही एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मैं नीचे के फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझाना चाहती हूँ। इसकी वजह से यहाँ पे इक्वेशन के लिए जगह चाहिए। सो इसके नीचे की जो इक्वेशन है मैं सॉल्व करके देने वाली हूँ आपको। सिर्फ आपको करना क्या है, उन सॉल्यूशन जो आपके बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्सेस, वहाँ पे आपको वैल्यू फिलअप करनी है। अगर मैं वहाँ पे बॉक्सेस लिखती तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएंगी। इसके वजह से मैंने वो बॉक्सेस नीचे के लिए लिखे नहीं है। एक आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, वो एक्चुअली ये ट्रापेजियम है लेकिन आइसोसेलेस ट्रापेजियम है। आइसोसेलेस क्यों कहा? क्योंकि ये दो साइड इक्वल है। उन्होंने खुद दिखाई है कि ये और ये साइड इक्वल है। इसके वजह से आइसोसेलेस उन्होंने लिखना चाहिए था लेकिन उन्होंने दिया हुआ नहीं है। सो इसके वजह से मैंने खुद से यहाँ पे लिखा कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम। सो उन्होंने कहा है आइसोसेलेस ट्रापेजियम है, AB इज पैरेलल टू है CD, मतलब कि ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को। देन एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD इक्वल्स टू 1/2 AB प्लस CD मल्टीप्लाई, मतलब कि ये जो उन्होंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है 1/2 AB मल्टीप्लाई CD मल्टीप्लाई, मतलब कि ये दोनों इनकी एडिशन मल्टीप्लाई क्या होने वाली? हाइट। हाइट कौन सी लेनी है? AM। कौन सी लेनी है आपको? हाइट। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रापेजियम का। सो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम AM लिखने वाले हैं। AM मैंने लिख लिया है। सो देन एरिया ऑफ ट्रापेजियम दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसकी वजह से 33 वैल्यू उन्होंने पुट कर दी है 1/2 एज इट इज AB। AB क्या है? x है। CD की वैल्यू क्या है? 2x + 1। सो एज इट इज वैल्यू उन्होंने पुट की है। सो AM की वैल्यू हमें पुट करनी है, वह है x - 4। सो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ x - 4। अभी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे 3x² प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि हमें पहले ये सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो मैं यहाँ 1/2 2 डिवाइड है तो यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। सो 32 × 2 मतलब कि 66 इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले x + 2x कितने होते हैं? 3x + 1 मल्टीप्लाई x - 4, ये से आने वाला है क्योंकि इनकी एडिशन मैंने कर ली है। x + 2x 3x होता है, 3x + 1 मल्टीप्लाई x - 4। अभी इन दोनों का हमें क्या करना है? ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई। पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट को, देन 1 से। सो 66 इक्वल्स टू
3x मतलब कि 3x² प्लस 3 4 12, सो -12x, देन प्लस x एंड -4, ये रहेगा हमारा ये सॉल्व करने के बाद आंसर। देन साइड टर्म्स हमें एक साइड लिखने हैं 3x² -12x प्लस x -4 -66 इक्वल्स टू 0। सो -12x प्लस x मतलब कि 11x। सो यहाँ पे इक्वेशन बनने वाला है 3x - 11x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 70, 66 प्लस 4 70। सो यहाँ पे अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट जो टर्म है वहाँ पे 3 है, इसके वजह से हमें सबसे पहले क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है 17 को। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मिलता है 210। क्या आंसर मिलता है मुझे 210। सो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आना चाहिए -210 और उन्हीं दो नंबर्स का अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो मुझे अब आंसर मिलना चाहिए 11। सो आप देख सकते हो -210, सो 21 10s कितने आते हैं 210। सो माइनस साइन किसे लेनी है, प्लस कहाँ लेनी है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, इसके वजह से बड़े नंबर को हम माइनस साइन लिखने वाले हैं। सो इक्वेशन क्या रहेगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा 3x² -21x प्लस 10x एंड एट द एंड -70 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाने हैं, पेयर में से सबसे पहले क्या निकलता है कॉमन x। सो यहाँ पे 3x कॉमन निकलता है, देन x -7 प्लस यहाँ पे भी 10 बाहर निकलता है, x -7 इक्वल्स टू 0 कॉमन। सो दो ब्रैकेट मिल चुके हैं x -7 और 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमें क्या करना है x -7 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 7 और 3x, अभी यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -10/3, लेकिन निगेटिव वैल्यू हम निगेटिव लेंथ हम लेते नहीं है, सो इसकी वजह से ये वैल्यू हम नहीं लेने वाले हैं। सिंपली हम देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 ओनली। या आप बॉक्स फिल कर सकते हो, आपके बुक में जो दिए हुए वही बॉक्स में ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू मिल चुकी है, अभी मुझे निकालनी क्या है AB की वैल्यू। सो AB इक्वल्स टू x सेंटीमीटर मतलब कि 7 सेंटीमीटर। देन AB के बाद मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, मुझे वैल्यू निकालनी है AM की। सो यहाँ पे मैं AB की वैल्यू भी निकालने वाली हूँ, CD की भी निकालने वाली हूँ, BC और AM उन्होंने जो पूछा है वो भी और जो नहीं पूछा है वो भी वैल्यू हम सारे एक साथ निकाल देंगे। सो AB के बाद AM की वैल्यू हम निकालेंगे। AM की वैल्यू है x -4, देन 7 - 4 मतलब कि 3 सेंटीमीटर। सो देन BC की वैल्यू है x -2 मतलब कि 7 - 2 अगेन 5 सेंटीमीटर। AM की वैल्यू एक्चुअली पूछी नहीं थी शायद उन्होंने, सो एक मिनट, हाँ AM की वैल्यू पूछी नहीं है लेकिन फिर भी हमने निकाली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं भी निकाल सकते हो। देन CD इक्वल्स टू क्या है 2x + 1, 2x + 1 इक्वल्स टू 2 × x मतलब कि 7 + 1, तो 7 × 40, 40 + 1 15 मतलब कि 15 सेंटीमीटर। सो देखो एट द एंड हमें AB BC CD की वैल्यू मिल चुकी है और वही हमें निकालनी थी। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे एग्जांपल्स लर्न हो गए, आपको अंडरस्टैंड भी हो गए। सो आप यहाँ पे ये वीडियो अगर आपका एक आधा एग्जाम्पल में ऐसा होता है कि नहीं समझ आया तो आप फिर से वो रिपीट कर दो, क्योंकि ये थियोरेटिकल एग्जाम्पल है। कुछ स्टूडेंट को जल्दी समझ आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को वक्त लगता है। वक्त लगता है तो करना क्या है, छोड़ देना नहीं है चीज़ें, आपको फिर से रिपीट करना है ताकि आप उन चीज़ों से कैसे हो जाएंगे फैमिलियर। और एक बार आप ऐसे थियोरेटिकल एग्जाम्पल से फैमिलियर होते हो तो आपको वो चीज़ें सारी ईजी लगने लगती है, और ईजी हुआ तो हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाय।